नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आईटीआई आधारित नॉन टेक्निकल पार्ट्स आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ, इसरो, डीएमआरसी, यूपीपीसीएल-टी-जी2, यूपी आर्मी नल-टी-जी2 जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, यदि इनमें रीजनिंग सब्जेक्ट रखा हुआ है जैसा कि डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल दोनों में है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये एक तरीके का डीआरडीओ सेप्टम टेक्नीशियन ए के लिए पूरा मॉडल पेपर है जिसमें हम रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। ये रीजनिंग का कंप्लीट एक मॉडल पेपर, एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं और टाइम का अभाव होते हुए, यानी कि समय का अभाव होते हुए, हम आपको कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में कराएंगे, कुछ नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, फिर आप दोनों को एक साथ जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा रिस्पांस भी दिया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं। और हमने नॉन टेक की ई बुक जारी की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहां से ले लीजिए। नॉन टेक की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। साथ ही यदि आप प्रैक्टिस देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको दे रखा है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन का, आप उसे डाउनलोड करें और वहां आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जिसमें डीआरडीओ के लिए आपको एकदम हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित टेस्ट देखने को मिलता है। और किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, वो आपको यही बात कहेगा कि मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। तैयारी आप पढ़कर कर सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है, आपको कितना याद है, ये सारी परख आपकी होती है। यानी कि एक तरीके का आपका टेस्ट होता है, वो सारा आपके टेस्ट सीरीज पर ही होता है। यदि आप मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। आप एक बार लिंक पर क्लिक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है। तो यदि इस प्रकार की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दक्षिण उत्तर, तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वाला आप बना लीजिए। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से आपको बनाना है। ये देखो, ये आपको बना लेना है। ऊपर लिखना है उत्तर दिशा, नीचे लिखना है आपको दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, और ये है आपकी पूर्व दिशा। 4 दिशाएं आपको ज्ञान होना चाहिए। अब कह रही 5 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है, तो ये रही लाइन। अब दक्षिण की ओर है तो ऐसे मुंह करके इसने बैठा दिया। 5 लड़कियां बैठा दीजिए, 3 4 तीर यानी कि मुंह है ना, 5 लड़कियां मैंने यहाँ बिठा दी। अब देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू आर, पी क्यू है ना, पी क्यू तथा आर के बीच में है, तो क्यू और आर के बीच में पी बना दीजिए। यहाँ हम बनाते हैं कि या तो यहाँ क्यू होगा और आर होगा, दोनों के बीच में कौन है, पी। या फिर ऐसा हो सकता है इधर आर है इधर पी है, बीच में तो पी है क्योंकि ये कह रहा है पी क्यू और आर के बीच है, और यहाँ मान लेते हैं क्यू है। दोनों कंडीशन में पी बीच में है ऐसा इसने कहा है। जबकि क्यू है ना एस के बाएं है, तो बाएं का मतलब होता है आपकी लेफ्ट। तो जब आप देखेंगे दक्षिण की ओर इधर मुंह करके जो बैठा है, उसका बायां किधर होगा, आपके जस्ट ऑपोजिट। आपका लेफ्ट इधर है तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि यहाँ बैठा है, कौन बैठा है, क्यू एस के, क्यू है ना ये एस के लेफ्ट साइड है। तो यहाँ तो देखिए आप क्यूपी के लेफ्ट साइड है, यानी कि ये कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन है कि क्यू है ना एस के लेफ्ट है, तो एस का लेफ्ट इधर क्यू बैठा है और पी है ना क्यू और आर के बीच में बैठा है। पहली वाली कंडीशन सही है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एस और टी छोरों पर है, यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, फिर मैं एक बार हटा दूंगा तो भी आप देख लीजिए। एस है ना, एस और टी दोनों छोरों पर है, यानी कि लास्ट वाली एक एस इधर बैठा है तो टी इधर बैठा है। बताइए ठीक बीच में कौन है। तो मान लेते हैं यहाँ एस है और यहाँ आपकी टी है, हो गया ना, एस और टी, एस इधर है और टी आपकी इधर हो जाएगा। क्यू कहा है एस के लेफ्ट में बैठा है तो क्यू बिठा देते हैं। फिर कहा है पी बैठा है क्यू और आर के बीच में, तो ये वाली कंडीशन आपकी है। देखिए क्या है, एस और टी आपके छोरों पर बैठे हैं, बिल्कुल राइट बात है।
क्यू है ना एस के लेफ्ट में बैठा है, हाँ बिल्कुल बैठा है। क्यू और आर के बीच में पी बैठा है, हाँ बिल्कुल बैठा है। तो अब कह रहा है ठीक बीच में कौन है, तो देखिए दो इधर छोड़ देते हैं, एक बार कलर चेंज करूंगा आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ये देखिए कह रहा है, ये देखिए दो इधर छोड़ देते हैं, दो इधर छोड़ देता हूँ, तो बीच में कौन है, आप कहेंगे पी है। आई होप आप समझ गए होंगे जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है ना। और नहीं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद ही एक्सप्लेन कर लीजिए, अपने आप समझ लीजिए, और मैंने आपको अच्छे से बताया है ना। तो ये लीजिए पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग माय डियर होते हैं स्क्वायर, है ना, आप सभी को पता है स्क्वायर होते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर कहते हैं उसे। तो स्क्वायर में क्या कह रहा है कि इस डायग्राम में कितने स्क्वायर है, तो एक बार जूम कर दूं क्या, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ये लीजिए, ये लो, यहाँ तक काफी है ना, इतना तो बहुत है यार। अब आपको देखिए क्या कितने स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। स्क्वायर देखिए कितने हैं, तो आप कहेंगे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला है ना, फिर दूसरा, तीसरा, और क्या है चौथा, 5 और 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है ना। फिर और देखिए ये रहा 7वां स्क्वायर, ये रहा 8वां स्क्वायर, और कहीं स्क्वायर है क्या बताइए। 8 स्क्वायर है ना, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन में 8 है क्या। तो देखिए ऑप्शन में 8 तो है नहीं, है ना। देखिए स्क्वायर एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, देखिए क्या, मैं नंबर लिख देता हूँ ना, सही रहेगा। एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए आकृति भी कैसी दे रखी है, 6 नंबर वाला। अब देखिए दो दो को मिलाकर एक बन रहा है 7वां, एक बन रहा है 8वां ना। अब उसके बाद क्या बन रहा है, ये एक और 9वां ना, टोटल 9 है मेरे अकॉर्डिंग, 9 इसमें दे रखे हैं। और आप भी देख लीजिए 9 आपको वर्ग इसमें, यानी कि वर्ग यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हम कहेंगे 9 हमें स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए कुल वृत्तों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल वृत्तों की संख्या मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, आपको काउंट ही करनी है, क्योंकि एक एक स्क्वायर ही दे रखे ना। यहाँ कोई स्क्वायर तो थोड़ी ना बन रहा है, ये स्क्वायर थोड़ा ना, स्क्वायर यानी कि गोल होता है। तो देखिए कितने स्क्वायर बन रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 और 3 12, है ना, ऐसे कर सकते हैं। 3 इधर है, 4 इधर है, 3 चौक 12, मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि आपको कह रहा है भाग का मतलब है जोड़, और माइनस का मतलब है गुणा, प्लस का मतलब है घटाव, तथा गुणा का मतलब है घटाव, यानी कि आप देख लीजिए क्या है, यानी कि माइनस है और वो भाग है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है ना। पहले तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम में पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन मैं कहूँगा ना पढ़िए, क्योंकि हम तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखिए क्या होगा, 20 भाग है ना 12 इंटू जो क्वेश्चन आपको दे रहा है वही मैं लिख रहा हूँ ना, 4, 4 प्लस क्या, ये लो प्लस 8 माइनस है, ये है ना। तो अब देखिए क्या करना है, 20 का 20 लिखिए, भाग की जगह इसने कहा, भाग का मतलब है जोड़, भाग की जगह जोड़ लिख देंगे। अब देखिए 12 लिख दीजिए, उसके बाद गुणा का मतलब इसने कहा है जोड़ है, गुणा का भी मतलब जोड़ और भाग का मतलब भी जोड़ कैसे है, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ यहाँ दे रखा है, गुणा का अर्थ है माइनस, ये लो गुणा का मतलब माइनस कर दिया। 4 प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का मतलब क्या है भाग, तो 8, और माइनस का मतलब इसने क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस का अर्थ है गुणा इंटू 6। अब देखिए आपकी ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले होता है आपकी, बोर्ड मास नियम लिख दूं क्या, और आई होप आप सभी को बोर्ड मास का नियम भी पता है, लिखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, है ना। ये लिखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, फिर आपकी डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड कहाँ होगा, ये एक जोड़ा है, फिर ये है, तो ये देखिए यहाँ आपके डिवाइड होगा, तो 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा। मैं एक बार इसे नेक्स्ट पेज पर लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये देखिए यहाँ कर देता हूँ एक्सप्लेन, पूरा इक्वेशन लिख लूँ उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर।
अब देखिए ये आपकी इक्वेशन है, मैंने यहाँ लिख ली है। पहले हम इसे सोल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास नियम कहता है भाग लिखो। तो 1/2 हो जाएगा, 4/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 है ना। तो ये 1/2 है आपका। यहाँ तक आपको किसी को कन्फ्यूजन नहीं, मैं मिटा के 1/2 लिख देता हूँ ना। ये लो, टाइम का भी अभाव है और आपको भी थोड़ा समझना चाहिए, वो तो क्या है ना 1/2। अब 1/2 है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, बोर्ड मास नियम फिर से लिख लीजिए आप, बोर्ड मास। तो ब्रेक अब डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ करनी है हमें क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान यहाँ है। 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 3। अब 3 है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, ऐड करो यानी कि जोड़ो। जोड़ कहाँ है, यहाँ है। तो आप यहाँ जोड़ेंगे 32 आएगा। 32 अब बचा आपके माइनस का निशान इंटू 3। तो 32 में से 3 घटा दीजिए माय डियर, आपका आंसर आ जाएगा ना। ये लीजिए ऑप्शन की तरफ जाते ही 29 नंबर ऑप्शन कहाँ दे रखा है, 32 - 3 यानी कि 29 आप कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये लीजिए यहाँ तक मिटा देता हूँ और आपका आंसर भी मैं आपको 29 टिक करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा मिटा दूँ क्या यार, टाइम भी कम है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक की जगह आपको संख्या पहचान करनी है कौन सी आएगी। तो देखिए क्या संख्याएं हैं, 4, 5, 9, 18, 34। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होती है जब भी संख्या इस प्रकार से बढ़े ना, 1, 1, 2, 2 कम कम अंक बढ़े ना। एक तो संख्या ऐसे बढ़ती है, 4 का हो गया 36, 28, तब तो आपको पता है मल्टीप्लाई के रूप में बढ़ रही है। जब 4 से 5 हुई यानी कि ऐड का मतलब हो रहा है, यहाँ एक ऐड हुआ है। यहाँ कितने ऐड हुए, तो यहाँ आप कहेंगे 4 ऐड हुए। फिर यहाँ कितने ऐड हुए, तो आप कहेंगे आपके हो गए हैं 9 ऐड हो गए ना। और उसके बाद कितने ऐड हुए, तो आप कहेंगे कि ये संख्या कोई फिक्स नहीं है, 1, 4, 9 पता नहीं कैसे ऐड हो रही है, कोई सम है कोई विषम है। तो आपको एक और तरीका बता दूं, जब इस प्रकार से आपको पता न चले कि किस प्रकार से बढ़ रही है, तब दूसरा तरीका अपनाया करो। इसमें देखिए क्या है, 4 में कितना ऐड हुआ है, आप कहेंगे 1 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो 5 बन जाता है। अब 5 में हम 2 का स्क्वायर ऐड करें ना, तो कितना हो जाएगा 9। फिर 9 में हम 3 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो 18 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 9 18, है ना। अब आप समझ गए होंगे, सब इंटेलिजेंट हो या समझ जाते हो एक बार में, है ना। अब 18 में हम 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का। अब 18 में हम 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऐड करते हैं। तो 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 और 18 आपके होते हैं 34, है ना। 16 और 18 34। उसके बाद देखिए अब आपको 34 में ऐड करना है। 34 में कितने का ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर हो गया, अब मम्मी करना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 34 और आपको 25 ऐड करने हैं, 9 और 5 59 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सबको समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम यहाँ जाएंगे। स्क्रीन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर तापमान को दर्शाता है, तो एमीटर के लिए कौन सा आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा आएगा। देखिए थर्मामीटर किस लिए आता है, तो आप कहेंगे ताप को मापने के लिए। तो हमें बताना है एमीटर किसको मापने के लिए आता है। तो सबको पता है विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। यदि वोल्ट मीटर होता तो हम कर देते विभवांतर को मापने के लिए। यदि एनर्जी मीटर होता तो हम कहते शक्ति को मापने के लिए, है ना। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया क्या, 5 छोरों वाला। कोई नहीं, एक बार एक्सप्लेन कर। यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है, यानी कि छोटा, जिसे आप हाइट में बोलना कह सकते हैं, तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, परंतु ई से लंबा है तब डी है। तो ये आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए कि वो उससे लंबा है, वो इससे शक्तिशाली है, बड़ा है, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आई तो आपको एक अलग तरीका फॉलो करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा जैसा आपको कह रहा है क्वेश्चन में, आपको उसी तरह से फॉलो करना है। क्या कह रहा है, ए बी से लंबा है, यानी कि बी आपको यहाँ लगाना है कि बी से लंबा कौन है, ए, परंतु सी से नाटा यानी कि बोना है। यानी कि ए है वो बी से तो लंबा है, लेकिन सी से बोना है, यानी कि सबसे लंबा जो हो गया वो आपके सी होगा। इजिली इतनी लाइन का आप मतलब समझ गई। बी उतना ही लंबा है, ये वाली लाइन देखी, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, यानी कि बी और डी दोनों आपकी बराबर हाइट के हैं, यानी कि दोनों की हाइट बराबर है, परंतु ई से लंबा है। यानी कि ये बी और डी है ना, ये दोनों बराबर हाइट के हैं और ई से लंबे हैं। तो आपको अब क्या कह रहा है कि तब डी है, यानी कि डी क्या है, उतना ही लंबा जितना कि ए से तो लंबा नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सबसे लंबा सी है, उसके बाद ए है, बी और डी बराबर हाइट के हैं और ई से वो बड़े हैं, यानी कि ई सबसे छोटी हाइट वाला है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सी से लंबा है,
तो आप देख सकते हैं सी से लंबा नहीं है ना। और बी से नाटा है, इसने कहा है बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, और बी और डी दोनों बराबर हाइट के हैं। ए से नाटा है, ये राइट ऑप्शन है कि ए से देखिए छोटी हाइट का है या कम हाइट का है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। इजीली आप एक तरीके को सीक्वेंस को फॉलो करके इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ITI आधारित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक पार्ट हमारे इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें विजिट कीजिए, हमने अलग अलग टाइप्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अरुण ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है। तो आई होप आपने इस प्रकार की लाइंस को समझ लिया है, किस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। चलिए एक एक स्टेप से मैं आपको समझाता हूं। अरुण ने कहा, तो मान लीजिए ये आपका अरुण है ना, और कहा कि ये लड़की, यानी कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, हम आपको जी से दर्शा देते हैं। अरुण प्लस मेल है और जी यानी कि गर्ल वो लड़की है जिसे हम माइनस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये लड़की मेरी माँ यानी कि अरुण की माँ है और उसका पोता, अरुण की माँ का पोता क्या होगा, आप मान लीजिए कि अरुण का बेटा होगा। तो मेरी माँ के पोते की पत्नी यानी कि अरुण के माँ है, उसका पोता यानी कि अरुण का बेटा, और उसकी पत्नी यानी कि अरुण के बेटे की पत्नी है। आप इजीली इस लाइन को एक एक पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि अरुण के बेटे की बहू है। तो उसमें आपको दे रखा है अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो अरुण उस लड़की का क्या है, तो आप कहेंगे ससुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही दे रखा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है, आप कहेंगे अरुण उसका ससुर है। और यदि पूछे कि वो लड़की अरुण से कैसे संबंधित है, तो वो अरुण की बहू होगी। आप ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पूछा है अरुण कैसे संबंधित है, तो अरुण उसका ससुर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या, देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपकी कि अरुण है उसके माँ का पोता, यानी कि अरुण के माँ का पोता क्या होगा, अरुण का बेटा, और उसकी बहू यानी कि अरुण के बेटे की पत्नी है, वो अरुण की बहू हो जाएगी या फिर अरुण उसका ससुर हो जाएगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, उससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों ओर से 7वां है। दोनों ओर से कितना स्थान है, तो आप कहेंगे 7वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो ऐसा क्वेश्चन माय डियर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन हो सकता है दोनों छोरों से काउंट करने पर, या एक पंक्ति है उसके दोनों छोरों से कहीं से भी काउंट करो, मेरा नंबर 7वां है, मेरा नंबर 11वां है, मेरा नंबर 15वां है, बताइए लाइन में कितने नंबर है। तो मान लीजिए ये लाइन शुरू हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, और ये है आपका ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यानी कि आप, और आपका नंबर कौन सा है, 7th नंबर है। तो 7th नंबर है, इधर से काउंट करो तब भी आप 7th आते हैं, इधर से काउंट करो तब भी 7th आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इधर आपके 6 लड़के बैठे हैं तो आपका 7वां स्थान, इधर भी इधर आपके 6 लड़के बैठे हैं तब आपका 7वां स्थान आ रहा है ना। तो टोटल पूछा है ना, तो 6 6 12 और एक आप 13, यानी कि टोटल लोग कितने होंगे। तो आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। चलिए आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं DRDO सेप्टेम 10 में सफलता पाना, यदि आप भी चाहते हैं DRDO में टेक्नीशियन की जॉब, तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल लेकर आया है आपके लिए DRDO एग्जाम पैटर्न पर आधारित, हूबहू पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको अनेक टेस्ट मिलेंगे। 120 क्वेश्चन उसमें शामिल है, पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं, क्या कमी रह गई है उसे भी सुधार सकते हैं। लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जरूर विजिट करें। डाउनलोड नाउ वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक आदमी पूर्व में 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली दिशाएं बना लेनी है, उत्तर, दक्षिण और
पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं होती है, आई होप आप सभी को पता है। तो क्या कह रहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि इस साइड आपकी 3 किलोमीटर चलता है, ये दूरी है आपकी 3 किलोमीटर। एक बार यहाँ से बताऊँ, 3 किलोमीटर ये दूरी है आपकी। उसके बाद क्या कहता है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण आपकी नीचे की ओर है, यानी कि आपको इस लाइन को नीचे की ओर ऐसे घुमा लेना है। ये होगी 3 किलोमीटर और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना है, यदि उसे पूछे कि कुल कितनी दूरी चला है, तब तो आपको कर देना है 3 और 4 को ऐड करके 7 आंसर लिखना है, क्योंकि कुल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है या कितनी डिस्टेंस वो चला है तो आप टोटल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि शुरुआती बिंदु से कितना चला है, तो ये आपका शुरुआती बिंदु है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, जिसे हम लास्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है और इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। याद है ना पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो कर्ण आपको ये ज्ञात करना है, यानी कि टोटल दूरी आपको ये ज्ञात करनी है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 बराबर 25, ये आ गया आपके कर्ण का स्क्वायर। जब कर्ण का स्क्वायर आपके 25 है तो आप इजीली कर्ण भी निकाल सकते हैं 25 का रूट करके, यानी कि 5 किलोमीटर वह अपने शुरुआती बिंदु से चला है। और यदि आपको टोटल दूरी पूछे तो आपको ऐड कर देनी है, 3 + 4 = 7 आपका आंसर होगा। आई होप आप में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आपको बार बार प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स को संख्याओं से लिखा जाता है, तो निम्न में से किस वर्णमाला की 5 शब्दों का योग 51 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरी वर्णमालाएं 26 अल्फाबेट होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाते हैं, तो बहुत सारे 51 नंबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए ए दे रखा है, ई दे रखा है, ओ दे रखा है, आई दे रखा है और टी दे रखा है। ऐड कर दीजिए माय डियर। ए का कितना होता है 1, ई का होता है 5, ओ का बताइए क्या नंबर होता है। तो अब देखिए क्या होगा, ओ का कितना होता है तो आप कहेंगे 15, आई का होता है 10, है ना, 10 होता है या 9 होता है, जे का 10 होता है ना, तो ये लीजिए आई का 9, और टी का कितना होता है 20 होता है ना। तो ये नंबर आपको ध्यान होने चाहिए, इजीली कर सकते हैं। ये हो गया आपके 20 और 20 40 और 40 से 10 50, यानी कि 50 ही नंबर हुई, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आप यहाँ तक काउंट कर सकते हैं। अब अगली की कर लेते हैं, यहाँ तक आपके 51 नहीं हुआ और टोटल आपको करना था 51, है ना। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो आप भी सुधार लिया करो। अब देखिए आगे वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए आई ओ ई जे। तो मैं जानता हूँ ए का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 9, ओ का मतलब होता है 15, ई का होता है 5 और जे का मेरे होता है 10, है ना। हमारे जे की ITI मंत्रा का जे होता है 10। ओके, तो देखिए आगे क्या है, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया आपकी 40। तो अभी तक 40 हुआ, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इजीली यहाँ ऐसे ऐसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा माय डियर बहुत ही कम समय में, वरना तो बहुत लंबी इसकी प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या है, AOUEH। अब देखिए ए का 1 होता है, ये आपके होता है 15, 1 और 15 जोड़ दीजिए। उसके बाद यू का आपके कितना होता है, जब टी का आपके 20 होता है तो यू का 21, है ना, और ई का 5 और एच का बताइए कितना होता है, तो ई कर दीजिए आपकी 8, है ना। तो क्या हो गया 15 5 20, 20 से 20 40 और 40 से 10 आपकी 85 हुई, यहाँ तक भी 50 हुई। तो अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए मैं आपको चेक करके भी बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, यहाँ तक समझ लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट वाले को हम चेक करते हैं ना। अब देखिए ए का क्या बना, तो ए का 1, आई का आपकी क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 9, बार बार यार 10 लिख देता हूँ 9। उसके बाद ओ का कितना बनेगा, आप कहेंगे 15, ई का 5 और यू का आपकी बनेगा 21, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 20, 9 और 21 हो गए 30, यानी कि 50 और 51। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में क्लोक को इस प्रकार से लिखा है, तो रमेश के पहले और आखिरी अंक को आपको बताना है। मैं आपको पहला और आखिरी नहीं टोटल अंक बताने वाला हूँ। इजीली देखिए क्या हुआ कि आपके लिखा हुआ है क्लोक,
और क्लॉक को इसने कैसे लिखा है, KCOLC, है ना। तो ये पहले कर दिया, उसके बाद ये यानी कि उल्टा लिखा है। क्लॉक की जो स्पेलिंग है उसे एकदम उल्टी करके लिखी है। तो हम भी रमेश को इसी प्रकार से लिखेंगे। रमेश आपकी क्या है, तो हम H से शुरू करेंगे, HSEMRA। तो पहला अंक आपका होगा H और दूसरा लास्ट वाला अंक होगा R। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ये आपका राइट आंसर है। यदि आपको पूछे कि रमेश को उल्टा कैसे लिखना है, तो आपको पहले लिखना है HSEMAR, है ना। ऐसे आपको लिखकर राइट आंसर भी करना है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है मेटाफोर को इस प्रकार से लिखा है, तो नॉर्मल को कैसे लिखेंगे। तो आपको वही तरीका फॉलो करना है। कैसे लिखा है मेटाफोर को, मेटा आपके इस प्रकार से और फोर, मेटाफोर। तो अब देखिए मेटाफोर में इसने लिखा है EMATHPRO, है ना। तो यही आपको तरीका फॉलो करना है। ई को इस ऐसे कर दिया और एम को, यानी कि पहले दो अक्षरों को इसने चेंज कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही देख रहे हैं आप, और ये भी आपकी इसी प्रकार से, ये देखिए दो अक्षरों को चेंज कर दिया है। आर पहले है उसे बाद में कर दिया है, और बाद में तो पहले कर दिया है। OR में देख लीजिए, ME में देख लीजिए, वही आपको नॉर्मल में करना है। तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं शुरू से। देखिए नॉर्मल में क्या किया इसने, नॉर्मल है आपका, ये लिखिए दो अक्षरों के आप बना लीजिए जोड़े। नॉर्मल का पहला लिखना है आपको O पहले उसके बाद N। इसी प्रकार से RM में पहले M उसके बाद R, और AL में पहले L उसके बाद A। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C रहेगा। आप इजीली देखकर मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है 12 का हो गया है आपकी 21, 23 का 32, तो 34 का क्या होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार की श्रृंखला नहीं लगी है। बस आपके 12 का कर दिया 21, यानी कि चेंज कर दिया उल्टे अक्षर। 23 का इसने लिख दिया है 32, तो इसी प्रकार से आपको 34 का लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए 12 है यानी कि 1 2 है, तो उसे 2 1 कर दिया है। 23 है यानी कि 2 3 है, तो उसे 3 2 कर दिया। उसी प्रकार से 4 3 3 4 है, तो हम 4 3 कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हमारी ई बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आप जरूर पढ़िए, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये है आपके डाइस वाले, यानी कि जो पासा होता है उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने SSC इस प्रकार से इम्पोर्टेंट जो रेलवे और एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग को शामिल किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने पिछले वर्ष जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस प्रकार से पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो तैयार किया है। आपको क्वेश्चन पूछा है नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक का कौन सा अंक होगा। तो आपको 2 के ऑपोजिट साइड कौन सा होगा वो पहचान करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला देखना है। ये आपका एक तरीके से प्रश्न वाला पासा होता है, जो पहली आकृति होती है उसमें। तो आपको इसमें 2 दिखाई दे रहा है, और 2 इसमें है, और 2 इसमें, यानी कि हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं 2 किस में है, पहले तो वो चेक कर लीजिए। 2 आपके 3 में है, ऑप्शन इसमें आपके 2 नहीं है। अब 2 की जो संगत जो आपके अंक है, यानी कि 2 के साथ कौन से अंक है, 3 और 4। तो आपको देखना है 3 और 4 किस में है। इसमें 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यानी कि तीसरे डायग्राम को देखिए। इसमें 3 और 4 दोनों दे रखे हैं, इसमें 2 है और इसमें 5 है, यानी कि 2 का जो विपरीत फलक होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2 का विपरीत कौन सा है। तो जब हम 2 के विपरीत की बात करते हैं, तो हम पहले डायग्राम को देखते हैं। इसमें 2 3 और 4 ये 3 अंक दे रखे हैं। आपको देखना है 3 और 4, यानी कि 2 के जो संगत दोस्त है, 2 के जो संगत अंक है उन्हें देखिए। 3 और 4 है, 3 और 4 और किस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तीसरे वाले में 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं। 2 का ऑपोजिट आपका 5 होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको 20 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। यदि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं तो आप इजीली 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें है
कौन सा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व को विद्यमान है। तो आपको यहाँ कोई सिंपल ट्रिक यूज नहीं करनी है, बस आपको दिमाग का खेल है। इसमें जो डायग्राम दे रखे हैं वही आपको इनमें से कौन सी में दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप पहले दो को पकड़िए, यानी कि एरो और सर्किल को आप जब पकड़ेंगे तो एरो और सर्किल इसमें भी है, 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 यानी कि चारों में एरो और सर्किल दे रखा है। अब आप हाइट को पकड़िए, हाइट किस में है, इसमें हाइट दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें आपकी हाइट नहीं है, तो आपका ये आंसर होगा नहीं। अब आपके सामने तीन ऑप्शन बचते हैं, तीन में से देखना है आपको मल्टीप्लाई वाला और एड वाला किस में है। तो इसमें मल्टीप्लाई एड नहीं है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में आपके हैं, बी और सी में से आपका एक आंसर होगा। तीन लाइन देखिए, ये वाली तीन लाइन है किस में है, तो इसमें तीन लाइन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपको देखना है कि प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में सेम किस में आपको ये शेप्स दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो प्रश्न आकृति में जो शेप है वो सारे के सारे आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाते हैं, तो आपका सी नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, वेन डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके हमने तीन क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। गाजर, भोजन और सब्जी। तो आप देख सकते हैं गाजर, भोजन और सब्जी एक ही होते हैं। भोजन के अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत आपको देखना है। ये आपको यहाँ वेन डायग्राम का जब भी आंसर देते हैं तो आपको कैटेगरी देखनी है। तो आप देखते हैं कि भोजन एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत गाजर आती है। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मान लीजिए यहाँ आपको ऑप्शन दे कि गाजर, मूली और तीसरा ऑप्शन दे दी आपको पेन। तो आपको पता है गाजर और मूली तो सब्जी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पेन एक अलग कैटेगरी है, तब आपको इस प्रकार के ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो इसके हम तीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है, वो वैसे तो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन में इस प्रकार की आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक 18 सेंटीमीटर का आपको ठोस घन दे रखा है। यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाई जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो आप देख सकते हैं एक घन है, घन इस प्रकार से होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ये आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है घन, ये आपका घन है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से घन बनाया जाता है। यहाँ हमने आपके सामने घन बना दिया है। इस प्रकार से घन बना होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो ये आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस घन होता है जब उसे बदलते हैं छोटे घनों में, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आपने 10th में पढ़ रखा है। मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जब आपको बड़े की जब भुजा दे और छोटे की भी भुजा दे, तो आपको ये करना है कि बड़े वाली भुजा का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 3 बार गुणा कर दीजिए। नीचे आपको छोटे वाले की 3 बार गुणा करनी है। ये तो आयतन का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब बड़े वाले का सेंटीमीटर में आपको करना है, भुजा क्यूब बटे छोटे वाले का। जब आप इसे कट करते हैं तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। जब आप 6 का क्यूब करते हैं तो आपके सामने आता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा। यदि आप में सिंपल ट्रिक की बात करें तो बड़े वाले की सेंटीमीटर में जो भुजा दे रखी है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करके छोटे वाले की भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करके दोनों में भाग करना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई लंबा फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़कर चले जाएंगे और आपके 1 नंबर कम हो जाएंगे। यदि कोई कॉम्पिटिटर आप में से ज़्यादा 1 अंक ले आता है तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को देखकर आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझना है। तो यहाँ आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपकी पूरी संख्या है और जब अगली संख्या लिखी है तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार हटा देता हूँ। ये अगली वाली संख्या में क्या किया है, 5 को हटा दिया। सेम लिखा है लेकिन 5 को नहीं लिखा। संख्या शुरू की है 8 9 से लेकर 7 तक लिखा है, लेकिन ये आगे वाली संख्या है वो नहीं लिखी। फिर जो आगे स्टेप फॉलो किया उसमें क्या किया है, 8 तो लिखा है लेकिन लास्ट वाला 7 नहीं लिखा। 3
के बाद 7 है वो 7 नहीं लिखा और उसमें क्या किया आगे, फिर यहाँ फॉलो किया, तब 8 को आगे से हटा दिया, ये 9 से शुरू की है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है। तो क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी आप इजीली बता पाएंगे। अब आपको यहाँ 8 को गायब किया, आपको पीछे वाली संख्या 3 को गायब करनी है, यानी कि 9 से आपको शुरू करनी है लेकिन लास्ट वाली नहीं लिखनी। तो 9 की शुरू ऑप्शन नंबर डी में हो रही है और लास्ट वाला नहीं लिखा है हमने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यदि हम बात करें, आम एक फल है, तो फल एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आम आता है, लेकिन सब्जियां एक अलग कैटेगरी होती है। तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से दिखाया है कि ये फल है जिसके अंतर्गत आम आता है लेकिन सब्जी थोड़ी अलग होती है। तो आप वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आप वेन डायग्राम को खुद करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन सैटरडे यानी कि शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब 10वां दिन आपको दे रखा है कि सैटरडे है, सैटरडे आपको दे रखा है 10वां दिन है, तो आप उसमें 7 और ऐड कीजिए। जब 17वां दिन होगा तो आपके कौन सा दिन होगा, फिर से सैटरडे होगा। फिर आप और 7 ऐड करते हैं तो 24वां दिन कौन सा होगा, 24वां दिन भी आप कहेंगे सैटरडे होगा। एक महीने की बात की जा रही है, आप इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। आपको पूछा है 27वां दिन, आपने 24 तक निकाल दिए हैं। जब आप 24 में 3 ऐड करते हैं यानी कि सैटरडे में 3 दिन और आगे बढ़ाते हैं तो 25वां दिन आपका संडे होगा, 26वां दिन मंडे होगा और 27वां दिन आप ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की तरफ जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी है। इजी क्वेश्चन है, आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है नहीं। अब जब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ओल बराबर 25 है, नाव बराबर 52 है, तो आपको नन को बताना है क्या आएगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ओल, ओल में ए कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पर। एल आता है आपके 12 नंबर पर, एल आता है फिर 12 नंबर पर। आप इनको ऐड करते हैं, 12 और 12 24 और 1 25, यानी कि ये आपको ऐड करने का कॉन्सेप्ट है। जब आप नाव का इसी प्रकार से करेंगे तो एन आता है आपके 14 नंबर पर, ओ आता है आपके 15 नंबर पर और डब्ल्यू आता है आपके 23 नंबर पर। आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपके 52 आएगा। यानी कि इन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन जो लेटर है उनके नंबर किए और नंबर को ऐड कर दिया है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इस नन में। एक बार मैं आपके सामने से ये हटा देता हूँ। नन का हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आएगा, आप इजीली जल्दी से कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं नन, NONE, नन लिख दिया। इसमें एन आपके कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर पर। ओ की बात करें तो ओ लिखेंगे आप 15 नंबर पर, एन फिर से 14 नंबर पर और ई आप सभी को पता है 5 नंबर पर। अब आपको करना है ऐड, तो इजीली ऐड कर पाएंगे। 15 और 5 20 और ये आएंगे 28, यानी कि 20 और 28 होते हैं आपके 48, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, मेरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। तो वेन आरेख आप बना सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, घोड़ा बंदर और बाघ आपके सामने हैं। तीनों ही जानवर है लेकिन अलग अलग है। बाघ अलग है, बंदर अलग है, घोड़ा अलग है। तो जानवर है, आप तीनों की एक इस प्रकार से कर देंगे, 3 अलग अलग सर्किल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आपको ये करना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे, कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आप देखते हैं तो 3 में कितने ऐड किए हैं, तो आप कहेंगे 3 में 2 ऐड किए तो आपके 5 आई, फिर 1 ऐड किया, फिर आपके 6 ऐड किए, फिर आपके फिर ऐड किया ही नहीं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि किस किया है। तो इसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई की है तो 6 आ गया, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है तो 12 आ गया, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है 24 आ गया। इस प्रकार से, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक छोड़ के एक यदि हम करते हैं तो ये हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, तो 5 में 7 ऐड करते हैं जब हम, तो 12 आते हैं।
12 में कितने ऐड 12 में 7 ऐड करेंगे तो आपके 19 आएंगे, और 19 में आप जब 7 ऐड करेंगे तो 26 आएंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर है कि यहाँ 19 आएगा। इस प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपके जो कितना सोच सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है सोचने की, वो जांच करते हैं। यदि हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वहीं यूपीपीसीएल टीजी2 में भी रीजनिंग शामिल है। तो दोनों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका जनरल जो सोचने की क्षमता है उसकी जांच की जाती है। मेन तो जो आपका है वह टेक्निकल ही है। यदि टेक्निकल मजबूत है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। रीजनिंग और मैथ में तो बस 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा है ये एमएन रेखा है, इस पर एक उत्तर आकृति बनानी है। तो आपको देखना है किस प्रकार से। आपको कहा गया है दर्पण, तो आपको पता है जब भी दर्पण होता है तो उसमें जो आपका राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाते हैं। तो वहीं आपको देखना है कि जो ये इस प्रकार से बना हुआ आकृति है इसे आपको इसी प्रकार से बनाना है। इसमें जो राइट दे रखा है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की आकृति आपको इसमें दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि आप दर्पण के सामने जाकर देखते हैं तो इसी प्रकार का होगा। इसमें मान लीजिए ये आपका सर है, हेड है, तो हेड क्या नीचे होगा? नहीं, दर्पण के सामने नीचे नहीं होता। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो आप देख रहे हैं। जो दूसरा आपके क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जिससे आपका जनरल मैथ या फिर जो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं वो पूछा जाता है। ये वैसे तो मैथ के क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन जनरल रीजनिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 3 या 4 अक्षर दे देते हैं, संख्या दे देते हैं, जिनमें से आपको एक ज्ञात करनी है। तो पैटर्न फॉलो करना है। जब भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन दे तो आपको देखना है कि पहले वाला जो है वो किस प्रकार से आया है। तो आप देखते हैं 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 81, और 81 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 162 आता है। तो आपको यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। 8 का आपको स्क्वायर करना है तो आपके आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शन आता है 128। यहाँ राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले की संख्या का स्क्वायर करके जो आपके सामने आया है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया है कि 8 का स्क्वायर करके हमने जब भी मल्टीप्लाई किया तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है अगला जिसमें लिखा है यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान आपको दे रखा है 42 और दिसंबर का मान आपको 48 दे रखा है, तो आपको अगस्त का मान देखना है। तो इसमें आप करने लगते हैं काउंट करते हैं कितने अक्षर है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। सितंबर में जब आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सितंबर में आप कह सकते हैं 9 अक्षर है, और 9 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने 54 आया। इसी प्रकार से आप जनवरी में ये कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। इसी प्रकार से आपको दिसंबर में दे रखा है 2 2 4 5 6 7 8, 8 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। यही आपको अगस्त में करना है। अगस्त में आप काउंट कर लीजिए कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 36 ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ। जब आप सितंबर में अक्षर काउंट करेंगे तो सितंबर में आपके 9 अक्षर है, और 9 को इसने 6 से मल्टीप्लाई करके 54 लिखा है। वहीं इसने जनवरी में जो लेटर है उन्हें काउंट किया है और 6 से मल्टीप्लाई की है, 42 आया है। तो आपको इसी प्रकार से अगस्त में जितने भी लेटर हैं यानी कि 6 लेटर है काउंट करना है, उन्हें 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको एक प्रश्न दिया है और इसमें एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप, इसने लिखा है 4/9, 4/9, और आपको ऊपर वाले का अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्यूशन इसमें करना है। तो पहले हम ऊपर वाले का कर लेते हैं। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 आया है। तो इसी प्रकार से हम
9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो आपको 19 इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो हम 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और 32 में 1 जोड़ने से हमारा 39 आ जाता है। यानी कि ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि हम इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमारी वो संख्या आ जाती है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम नीचे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो नीचे आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है कि 9 को इसने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है, और 18 में इसने 2 ऐड किया है। तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और 40 में 2 जोड़ते हैं 42 आता है। यही आप आगे करते हैं तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, और उसमें 2 ऐड करके इसने लिखा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा कि ऊपर 19 आएगा और नीचे आपके 42 आएगा। यानी कि ये आपकी जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह ऑप्शन नंबर बी को आप लगा सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके दो आपके सामने तरीके हैं। दोनों में से मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। एक्स और वाई मान के आप कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा तरीका है। आपको एग्जाम में 40 सेकेंड में आंसर करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बड़ी संख्या देखनी है। तो ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो मान लीजिए आप 8 को बड़ी संख्या मानते हैं। ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लीजिए, जो राइट आंसर होगा उसे ही हम कहेंगे। तो हम बड़ी संख्या को 8 मान लेते हैं, और 8 में से यदि हम 5 माइनस करते हैं तो अंतर हमारा 3 आता है। अब दूसरी लाइन आपको कहिए उनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग करना है, आपको अंतर करना है। 8 का हमें स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर करना है, और अंतर आपके 39 आना चाहिए। तो ये आप देखते हैं तो इसका आंसर होता है 64 - 25। जब आप अंतर करते हैं तो 39 आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। आप चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हैं, जिसमें ये कहीं भी लाइन सही सेट हो वही इसका आंसर होता है। यदि आपको लंबा तरीका करने में कम टाइम लगे तो आप एक्स वाई मान के कर सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का अंतर आपको 3 देर का है, एक्स स्क्वायर। ये भी मैं आपको एक बार चलिए कॉन्सेप्ट करवा ही देता हूँ। यदि आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या को आप एक्स मानते हैं और उस दूसरी संख्या को वाई मानते हैं। दोनों का अंतर यानी कि दोनों को आप यदि घटाएंगे तो 3 आएगा। इनके वर्गों का अंतर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39। जब आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस समीकरण को हल करते हैं तो आपके सामने आता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। दो आपके ब्रैकेट होते हैं, आपको सर्व समीकरण याद होगी, मैंने समझा है। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। 3 को आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 आएगा, और इस प्रकार से आप लंबा कॉन्सेप्ट यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यदि एक सांकेतिक भाषा में पेंट को इस प्रकार से लिखा है 74128 और एक्सेल को लिखा है 93596, तो बताइए उसी प्रकार से एक्सेप्ट को कैसे लिखेंगे। तो आपको देखना है कि पेंट और जो एक्सेल है इनमें वही लेटर यूज हुए हैं जो इस एक्सेप्ट में दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो पी इसमें यूज हुआ है, और डबल सी दे रखा है, ई दे रखा है, ए दे रखा है। तो आप इन सारों का यूज करके इसको बना सकते हैं। जब हम ए की बात करते हैं तो ए के लिए पेंट में यूज हुआ है 4, तो आपकी जो आंसर होगा वो 4 से शुरू होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। यदि हम बात कर लेते हैं आगे सी की, तो एक्सेल में 3 नंबर पर सी आया है और उसके लिए 5 यूज हुआ है। हमारी 2 सी है, यानी कि हम 5 करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से राइट आंसर होगा। आपको कॉम्पिटिशन में पहला डिजिट देखना है, यदि ए की ऑप्शन में दे रखा हो तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अपने टाइम की बचत करना इंपॉर्टेंट होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति एक दूसरे से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे। तो ये आपको आंसर इस प्रकार के करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला है n × n-1 आपको 2 से भाग करना है, यानी कि n आपको 25 दे रखा है, 25 × 25 - 1 यानी कि 24 बट्टे आपको 12 करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। 300 बार कुल हाथ मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। फॉर्मूला इसे याद कर लीजिए। यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का इजीली हल कर सकते हैं। लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी उसने तय की है।
इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ध्यान में रखना है। इसमें कहा है कि एक चींटी इस स्थान से, मान लीजिए यहाँ से चलिए 3 मीटर, तो ये आपकी दूरी है 3 मीटर। फिर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो ऊंचे वृक्ष की ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। अब आपको देखना है ये धरती पे यानी कि क्षितिज पे एक वृक्ष है, जो यहाँ डिग्री कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण होगा। और ये आपको मूल दूरी पूछी है, यानी कि मूल दूरी। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो मूल स्थान से दूरी, यानी कि मूल स्थान ये पॉइंट वाला है ए मान लीजिए, और ये दूरी है टोटल ये वाली, कर्ण ज्ञात करना है। यदि आपको कहे कि कुल कितनी चली है, तो आप 3 और 4 को ऐड करके 7 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल दूरी पूछी है। मूल दूरी को आपको पता है कर्ण कहते हैं, और कर्ण ज्ञात करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार आपका ये है 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। जब इनको ऐड करते हैं तो आपको 25 आता है। कर्ण का स्क्वायर 25 आया, जब आप कर्ण निकालेंगे तो रूट लगेगा और इसका आंसर 5 मीटर आप ऑप्शन आएगा। ये आपने 10th में बेसिक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, तो यदि आपको इस प्रकार से दिशाएं दे तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम एग्जाम में दिया नहीं होता, आपको बना लेना है। ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा रखनी है, यानी कि उत्तर, इस तरफ साउथ, पूर्व और पश्चिम, ये आप मान सकते हैं कौन सी दिशाएं होती है। ये आपको डायग्राम बना लेना है। एक पेज ले लीजिए, उसमें ये डायग्राम बना लीजिए। उत्तर की तरफ उसने मुंह कर रखा है, ये मान लीजिए उसका मुंह कर रखा है इसने, वह घड़ी की सुइयों की तरफ, यानी कि वह क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। तो ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो ये 45 है, फिर ये 90 यहाँ आएगा। तो बताइए अब उसका मुंह किस तरफ है, तो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यदि आप ये डायग्राम बना के करते हैं तो इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी पर आप DRDO सेप्टेम 10 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसे जाकर चेक कीजिए। तो पहली जो आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चंस और उनके लेखक। कौन कौन सी बुक है, ये वो बुक्स हैं जो अभी चर्चा में रही है और आगे भी रह सकती है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इन्हीं बुक्स से क्वेश्चन आ रहा है। तो पहली जो है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, कि नीरज चोपड़ा पर पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है नवदीप सिंह गिल। सेकंड है फियरलेस गवर्नेंस, तो ये लिखी है किरण बेदी ने, और किरण बेदी पहली IPS महिला ऑफिसर है। तो ये तो आपको पता ही होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि पहली महिला IPS कौन है, तो वह किरण बेदी है, और उन्होंने पुस्तक लिखी है फियरलेस गवर्नेंस। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक है कलराज मिश्र, जो अभी राजस्थान की गवर्नर या राज्यपाल कहे जाते हैं। तो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करें तो वो है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक है, इसके लेखक है मनमोहन सिंह। अगली जो पुस्तक आपको 5वीं नंबर दिखाई दे रही है वो है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स PM नरेंद्र मोदी ने लिखी है। ये एग्जाम में आपके पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अभी जो यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें मैं इंपॉर्टेंट की यदि बात करूँ तो यहाँ जब इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, और संविधान, संस्कृति, राष्ट्र, चेंजिंग इंडिया और एग्जाम वॉरियर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगली जो बुक है 6 नंबर की वो है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, आपको दिखाई दे रही होगी। इस पुस्तक के लेखक अभी हमने बात कर ली है कलराज मिश्र। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपको देखना है, तो ये है युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह इसके लेखक हैं, यानी कि युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओवर ड्राफ्ट, तो ओवर ड्राफ्ट ये उर्जित पटेल की है, जो पहले RBI के गवर्नर थे। अभी RBI के गवर्नर की बात करें तो वो है शक्तिकांत दास। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, शक्तिकांत दास ये आपकी है अभी RBI के गवर्नर, और पहले थे उर्जित R पटेल। तो उर्जित R पटेल द्वारा लिखित है ओवर ड्राफ्ट। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य।
11 नंबर की जो क्वेश्चन है यानी कि बुक लिखी गई है वो है द ग्रेट इंडियन नोवेल। तो ग्रेट इंडियन नोवेल लिखी है शशि थरूर ने। शशि थरूर की पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल। विंग्स ऑफ फायर ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। एपीजे अब्दुल कलाम में इसे लिखा है विंग्स ऑफ फायर। व्हाइट टाइगर अभी ये चर्चा में रही थी। व्हाइट टाइगर इसे लिखा है अरविंद अडिगा ने। अरविंद अडिगा की पुस्तक है व्हाइट टाइगर। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो ये तो आपको पता ही होगा। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की पुस्तक है। वुहान डायरी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट बुक तो नहीं है वुहान डायरी, लेकिन अभी आप सभी को पता है कोविड का केस चल रहा था और कोविड के टाइम में ये वुहान डायरी उसी पे लिखी गई है। इसको लिखा है फांग फांग ने, तो आपको ध्यान रखना ही फांग फांग ने लिखा है वुहान डायरी को। ये एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, हमने 4 ऑप्शन रखे हैं और चारों का हम एक्सप्लेन करेंगे। इस एक क्वेश्चन से आपके 4 नए क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। आप उनको कहीं नोट कर लीजिए या फिर ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। पीडीएफ में चारों का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम यूट्यूब पर करवाने वाले हैं। तो यदि हम पहले ऑप्शन 10 जनवरी की बात करें, तो पहला जो आपका ऑप्शन है 10 जनवरी, इसको हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। आप लिख लीजिए विश्व हिंदी दिवस। और जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात आती है तो वह 14 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कल 14 सितंबर थी। अब है अगला क्वेश्चन यानी कि 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को मैं आपको बता दूं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उन्हीं के लिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला जो ऑप्शन नंबर सी है 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस, और पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम सेलिब्रेट करते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। और अगला आप सभी को पता होगा 28 फरवरी, जो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी के लिए हम मनाते हैं विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को। तो हमने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है, यानी कि आपके 4 नई क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके 40 क्वेश्चन जरूर तैयार हो जाएंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि इस बार ये विशेष था और आप सभी ने शायद पढ़ा होगा जनवरी मास में ये मनाया जाता है। अभी आपको पता चल जाएगा। 10 जनवरी की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 जनवरी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो होता है 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो होता है 8 मार्च को। 24 जनवरी की यदि बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही आंसर है। और 22 अप्रैल की यदि हम बात करें तो ये पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, और 22 मार्च को हम जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अभी का ऑप्शन रहेगा 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है विश्व नर्स डे की कब मनाया जाता है, या विश्व नर्स डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर्स डे और नर्स डे अलग अलग रूप में मनाए जाते हैं। जब हम डॉक्टर्स डे की बात करते हैं तो वो होता है 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में। आप सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। यदि हम 31 मई की बात करें तो ये होता है तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 22 मई को हम विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 सितंबर आपको पता होना चाहिए कौन सा दिवस है आज ही के दिन, क्योंकि आज 15 सितंबर को वीडियो तैयार किया जा रहा है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें 15 सितंबर को 3 दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को एक तो होता है लोकतंत्र दिवस,
दूसरा होता है जुगाड़ू दिवस, आप देख सकते हैं जुगाड़ू दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 सितंबर को। और तीसरा होता है इंजीनियर्स डे, यानी कि इंजीनियर डे के रूप में भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका जब भी DRDO का एग्जाम होगा अक्टूबर या नवंबर में, तब ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक्टिविटीज़ हैं 15 सितंबर 14 सितंबर ये जो अभी चल रही है, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। हिंदी दिवस आपको पता है कल ही था, 14 सितंबर के रूप में हमने मनाया था। संविधान दिवस 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। और अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ हमने 4 और क्वेश्चन नए सीखे हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 5वां, विश्व एड्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वहीं यदि हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं अटल जी के जन्म दिवस पर, हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस आप लिख सकते हैं। वहीं यदि बात करें 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में हम छात्र दिवस या नवाचार डे हम सेलिब्रेट करते हैं। छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर आप ये लिख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम के रूप में। और 14 सितंबर को अभी आपने सेलिब्रेट किया है हिंदी दिवस, आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपको पता होना चाहिए 8 अक्टूबर की यदि बात करें तो ये एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सारे डेज एक साथ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। एयरफोर्स डे के रूप में। वहीं यदि हम बात करते हैं 4 दिसंबर की, तो ये होता है नौसेना दिवस। आपका ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नौसेना दिवस के रूप में हम 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 26 जुलाई की यदि बात करें तो ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस पाकिस्तान, और आपको पता ही होगा, ये पूरी घटना बताने की आवश्यकता नहीं है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? तो कारगिल विजय के लिए हमने ऑपरेशन विजय को चलाया था। कुछ ऑपरेशंस हैं आपको पता होने चाहिए, वो भी मैं एक साथ करवाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 जून ये आपको पता है योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। इंपॉर्टेंट दिवस यहाँ लिखा है 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 8 मार्च, आप ऑप्शन सभी सही करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वहीं यदि हम राष्ट्रीय महिला की बात करते हैं तो यह 13 फरवरी ऑप्शन की तरफ हमें जाना होता है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। तो 8 मार्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, तो पूछा भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसके ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट होता है। 8 मार्च आपको पता होना चाहिए। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब सेलिब्रेट होता है। उपभोक्ता दिवस, तो उपभोक्ता दिवस के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चारों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर की यदि बात करें तो इसी दिन हमारा सेलिब्रेट होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वहीं 27 सितंबर की बात करें तो इसके दिन हम करते हैं विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम मनाते हैं 27 सितंबर को। 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस, कारगिल विजय के लिए विजय दिवस आपको पता होना चाहिए 16 दिसंबर। और 16 सितंबर की यदि बात करें तो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 3 परमाणु होते हैं। ये भी जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। 9वां क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया है कारगिल विजय दिवस के बारे में। ऑप्शन नंबर सी 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं यदि हम ऑप्शन ए की बात करें 24 दिसंबर, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वहीं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में बताते हैं, तो ये हमने अभी डिस्कस किए थे। 26 यानी कि 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नया क्वेश्चन है, तीनों चारों ऑप्शन सेम है, बस 26 जुलाई आपको पता होना चाहिए कारगिल विजय दिवस के रूप में। 14 दिसंबर आपकी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में, और लास्ट आपका है 16 सितंबर तो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में आपके मनाया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है अंतर्राष्ट्रीय शांति। यहाँ अभी सोशल मीडिया पर कुछ कहना आवश्यक नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति अभी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो आपको पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स बने और हम नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर उपस्थित होते रहें। तो आपको 8 मार्च दे रखा है, ये आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। 10 सितंबर दे रखा है आपको ऑप्शन में, और 21 सितंबर दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन कुछ बचता ही नहीं है। 21 सितंबर, आपको इन तीनों के बारे में पता है, तो लास्ट ऑप्शन आपके सामने यही बचता है 21 सितंबर। और 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। हम अपनी ई बुक के बारे में बात करेंगे। पहली ई बुक है जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की। वहीं दूसरी क्वेश्चन में 500 प्लस एमसीक्यूज है, और हमने अभी अभी ऑफर लगाया है जिसमें 500 प्लस के साथ 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ई बुक आपको फ्री एकदम निःशुल्क मिलेगी। यानी कि अब आपको 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 500 के साथ फ्री मिल रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं आप सभी जानते हैं, 750 प्लस, यानी कि 750 क्वेश्चंस बहुत होते हैं कंपटीशन एग्जाम में। वो डीआरडीओ में तो कितने क्वेश्चन आने हैं, नॉन टेक के 40 क्वेश्चन आने हैं, वो भी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। तो क्या कह सकते हैं कि 750 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहिए और ये बुक लेनी चाहिए। प्राइस बहुत कम रखी है, एकदम मिनिमम प्राइस रखी है, 750 क्वेश्चन है, और 250 तो हम फ्री दे रहे हैं 500 के साथ। तो ज़रूर लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट ले लीजिए या फिर हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्लेइंग इन माई वे किसकी पुस्तक है। बुक एंड ऑथर का हमने एक टॉपिक लगाया था जिसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर करवाए थे, 15 बुक्स बताई थी। और अभी जो STAB के एग्जाम में 2 बुक्स पूछी गई वो हमारी वीडियो से देखी गई। तो मैं आपको निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहता हूँ, कोई फोर्स नहीं है, यदि आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट है DRDO एंड UPPCL TG2 नाम की, उसमें विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज को देख लीजिए नॉन टेक के, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और मैंने अब STAB के एग्ज़ाम में ये भी प्रूव कर दिया कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। यदि क्वेश्चन एक भी नहीं आता तो हमारी सीरीज का कोई फ़ायदा नहीं होता, और आपको देखने के लिए मैं क्यों कहता। लेकिन आप यदि चाहते हैं, अभी भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जाकर ज़रूर देख लीजिए। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो STAB का क्वेश्चन पेपर उठाइए और हमारी प्लेलिस्ट से मिलान कर लीजिए, 15 क्वेश्चन उठाए गए हैं। और भी अब आपको बता देते हैं, बुक्स एंड ऑथर एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी आपके टेक्नीशियन में आ सकता है, प्लेइंग इन माई वे किसकी पुस्तक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, विनोद रॉय, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय और सचिन तेंदुलकर। अरुंधति रॉय मैंने ऑप्शन में इसलिए लिया क्योंकि इसकी पुस्तक STAB के एग्जाम में पूछी गई। अरुंधति रॉय की 2 पुस्तक है और मैंने आपको दोनों करवा रखी है। पहली पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस प्रकार से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये पुस्तक है अरुंधति रॉय की। और दूसरी पुस्तक का नाम है आज़ादी, और ये मैंने आपको करवा रखी है बुक्स एंड ऑथर वाले चैप्टर में, और सेम पूछी गई कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर आपको करना था अरुंधति रॉय। STAB के 15 नवंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका विनोद रॉय, तो देख लेते हैं क्या है विनोद रॉय की पुस्तक का नाम। तो विनोद रॉय की आपकी पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये विनोद रॉय की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी हमने बता दिया। अरविंद अडिगा की पुस्तक भी पूछी जाती है तो वो है वाइट टाइगर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन छप सकता है, वाइट टाइगर किसकी पुस्तक है। तो अरविंद अडिगा ऑप्शन की तरफ जाना है। और सचिन तेंदुलकर,
जब प्ले की बात आती है तो सचिन तेंदुलकर ही आपको चुनना है। प्लेइंग इन माई वे, खेलना मेरे तरीके से खेलना, हिंदी में यही बनेगा। तो प्लेइंग इन माई वे पुस्तक है सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बताइए आपके कितने नए क्वेश्चन तैयार हुए। विनोद रॉय की एक पुस्तक, अरविंद अडिगा की एक पुस्तक, अरुंधति रॉय की 2 पुस्तक और सचिन तेंदुलकर की, यानी कि 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार हो रही हैं। तो वीडियोज को देखिए, मैं आपका टाइम लेता हूं लगभग 10 से 12 मिनट और क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करवा देता हूं। बिहू किस राज्य का त्योहार है? त्योहार से एक क्वेश्चन जरूर छपेगा, इसलिए हमने सीरीज का नाम रख दिया छपने वाले प्रश्न। तो बिहू किस राज्य का त्योहार है? कमेंट कीजिए और हमारे शाम 6 बजे वाली लाइव को हमेशा ज्वाइन कीजिए। आपका एक लाइव टेस्ट ही होता है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, कमेंट कीजिए, आपको जो आंसर लग रहा है वही करते जाइए। तमिलनाडु कह रहा है, तमिलनाडु पहला नंबर क्या कह रहा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो त्योहार है वो नोट कर लीजिए। एक तो है पोंगल, सबको याद होगा ना, पोंगल, और दूसरा है कल्लीकट्टू। ये सबको लगभग याद नहीं है तो नोट कर लीजिए, कल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु का त्योहार है। तो 2 त्योहार तमिलनाडु के पूछे तो आपको ऑप्शन की तरफ जाना है। केरल नंबर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य। तो केरल का त्योहार कमेंट कीजिए क्या है? ओणम, है ना, याद है ना सबको। इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं, तमिलनाडु और केरल के कम बच्चों को याद होते हैं, यानी इनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असम दे रखा है, असम का कौन सा है? तो आप सब कहेंगे बिहू, बिहू असम का है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में यही पूछा है, बिहू किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर सी की तरफ। और राजस्थान का पूछा गया अभी STAB के एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए गणगौर राजस्थान का है। और राजस्थान और गुजरात राज्य की त्योहार नृत्य सबको याद होते हैं क्योंकि सबसे इजी होते हैं। राजस्थान का गणगौर है और नृत्य पूछे तो घूमर करेंगी। गुजरात का कौन सा है? तो आप अभी गरबा पूछा गया था STAB के एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, बिहू असम राज्य का त्योहार है। अभी आपके मैंने 5-6 और क्वेश्चन नए तैयार करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तैयार करवा दिए, यानी कि आपने 7 मिनट में 12 क्वेश्चन सीखे हैं। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 नवंबर 2022 की STAB के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद मैंने आपको पहले भी करवाया है, एग्जाम से पहले करवा दिया 2 बार, अब एग्जाम के बाद और 2 बार करवा रहा हूँ, यानी कि मैं STAB के एग्जाम से पहले मैंने इसे 2 बार करवाया। अब टेक्नीशियन ए से पहले मैं 2 बार करवा चुका हूँ और 2 बार और करवा रहा हूँ, यानी कि 4 बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है इस चैनल के माध्यम से, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छप सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा संबंधित, जब भी शिक्षा आए तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन है कब हुआ? 2002 में हुआ। ये ऑप्शन मिले कि शिक्षा संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है, 2002 में हुआ। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया। और अनुच्छेद पूछे तो आपको करना है 21A। और ये क्वेश्चन UPPCL TG2 ने 2021 में पूछा था और DRDO 2022 में दे सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और संविधान संशोधन आपको बता दूं क्योंकि वो भी ज़्यादा पूछा जाता है। UPPCL ने लास्ट बार पूछा था 17वां क्या कहता है, यानी कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो ये छुआछूत का अंत है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। आगे जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो है पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? क्वेश्चन पूछा गया STAB के एग्जाम में और DRDO के सेम छप सकता है। तो पहले तो आप बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? यानी कि 11 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ और ये 1942 तक चला, ये भी नोट करना है। महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए और महात्मा गांधी के साथ 2 व्यक्ति और थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के साथ पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे और इन्हें कहा जाता है भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन के ये मेन है या फिर मुख्य है विनोबा भावे। और दूसरे व्यक्ति पूछे जाते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। तो 2 याद रख लीजिए। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली चलो आंदोलन में
महात्मा गांधी के साथ दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो करना है जवाहरलाल नेहरू। और पहले व्यक्ति विनोबा भावे आपको करना है। चलिए आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नया है। इंग्लिश का क्वेश्चन लिया है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एनिवर्सरी की, नेसेसरी की स्पेलिंग पूछी गई तो ये भी आपके आ सकता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो बाउंड्री की स्पेलिंग दे रखी है, आपको सही वाली चेक करनी है। ये देखिए यहाँ गलत गलत और गलत, ये वाली करेक्ट है, चेक कर लीजिए। मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ, BOUNDARY बाउंड्री होते हैं। इजीली याद कर सकते हैं। गलती यहाँ दे रखी है सब में और सब जगह सेम या सही लिखा हुआ है, तो आपको गलती पहचान करनी है। यदि ई बुक लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज जरूर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैसेज करने का भी और डायरेक्ट ई बुक लेने का भी। तो अभी फ़ायदा उठाइए ऑफर का, लिमिट समय तक ऑफर है। सेम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा बनाया? तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा आप ऐसे याद कर सकते हैं। कुतुब मीनार के पास बनवाया और दिल्ली में बनवाया। अब कुतुब मीनार की बात आती है, इसका निर्माण शुरू किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को का दूसरा नाम क्या है? लाख बख्श के नाम से इसे जाना जाता है। लाख बख्श इस प्रकार से इसका दूसरा नाम है। ये भी आपके एग्जाम में छप सकता है। पोगान चौगान या फिर पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। इल्बरी, यामिनी, गुलाम वंश एक ही वंश के तीन नाम हैं। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो उसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इक्ता प्रणाली, आगे लिख देता हूं मैं आपका, इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? तो इक्ता में भी इल्तुतमिश है, आपको नोट कर लेना है इल्तुतमिश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है ऐसा पूछे तो आपको करना है ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपको करना है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन नए तैयार हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें लास्ट में बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 10 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट जरूर कर दिया करो। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में है? तो आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं, देखिए राजस्थान राज्य में है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा राजस्थान में है। अब क्या पूछा जाता है आप बताइए, मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं। मुकुंदरा हिल्स के बाद जो पूछा जाता है वो असम का पूछा जाता है। तो असम का नोट कर लीजिए काजीरंगा, और काजीरंगा के साथ कौन सा है? मानस। मानस और काजीरंगा दोनों है आपकी यहाँ असम में। और क्या पूछा जाता है इंपॉर्टेंट? दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी स्क्रीन पर, और मैंने पहले भी करवा रखे हैं, प्रीवियस वीडियोज देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सारे मैंने एक साथ आपको करवा दिए हैं। अभी जो मैंने 500 प्लस ऑब्जेक्टिव की सीरीज शुरू की थी, यानी कि 1 नंबर से लेकर वो वाली पूरी देखिए, उसमें से 3-4 क्वेश्चन उठे। एक वीडियो से 10 मिनट का वीडियो है, उसमें से 4 क्वेश्चन उठे हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी 1-2 उठ ही जाए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और असम में है काजीरंगा और मानस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, अल बिरूनी ने किस भाषा में अपनी किताब उल हिंद लिखी? तो किताब उल हिंद अल बिरूनी की किताब है, ये भी ध्यान कर लीजिए, और अरबी में लिखी गई, ये आपको ध्यान में रखना है। जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां अपॉइंटमेंट हुई है वो सारी मैं आपको एक साथ करवाने वाला हूँ। अपनी कॉपी पेन को उठाइए और नोट कर लीजिए माय डियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। यदि आप ITI आधारित किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके माध्यम से आपको नॉन टेक की प्रिपरेशन करवाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रीजनिंग की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, साथ ही हमने जनरल अवेयरनेस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आप ITI आधारित किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आपकी ITI आधारित सभी कंपटीशन एग्जाम के हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पहला आपके सामने क्वेश्चन है और आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महान्यायवादी कौन है, यानी कि 2022 में अभी अभी महान्यायवादी के तौर पर किसे अभी बनाया गया है ना, किसकी नियुक्ति हुई है, तो महान्यायवादी आपके हैं मुकुल रोहतगी। ये आपको पूछा जाता है कि महान्यायवादी कौन है, तो इनका नाम याद कर लीजिए। अभी जो रिसेंटली बने हैं वो है मुकुल रोहतगी। पूछा जा सकता है मुकुल रोहतगी किसकी जगह आए हैं, तो उनसे पहले जो थे उनका नाम है के वेणुगोपाल। आई होप आपने पहले भी ये नाम सुना है, के वेणुगोपाल। ये पहले आपके यानी कि मुकुल रोहतगी से पहले न्यायवादी थे और अब मुकुल रोहतगी के वेणुगोपाल की जगह आए हैं। यदि आपसे इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो आपको करना है मुकुल रोहतगी, है ना। वही पूछे कि मुकुल रोहतगी किसकी जगह आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए के वेणुगोपाल की जगह। और मुकुल रोहतगी से पहले कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आने पर भी के वेणुगोपाल आपका सही आंसर रहने वाला है। आई होप आपके यहाँ 3 नए क्वेश्चन तैयार हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, मैं आपको टॉपिक ये करवा रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन की तरह से पढ़ने से ज़्यादा मजा आता है। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है DRDO के अध्यक्ष कौन है। किसी भी कंपटीशन तैयारी कर लीजिए आप, माय डियर, DRDO आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। DRDO क्या है, किसके अध्यक्ष कौन है, और इसके अध्यक्ष रिसेंटली बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसके अध्यक्ष है वो समीर कामत है। पूछा जा सकता है समीर कामत किसकी जगह आए हैं, तो इससे पहले थे सतीश रेड्डी, है ना। आई होप ये भी आपने याद कर रखा होगा, सतीश रेड्डी DRDO के समीर कामत से पहले अध्यक्ष थे, है ना। तो ये भी आप याद कर लीजिए। स्थापना पूछी जा सकती है, तो 1958 को DRDO की स्थापना हुई, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसरो की पूछे तो 1900 आपकी 69 यानी कि 69 में हुई थी। 1900 आपकी अभी नोट कर लीजिए 69, है ना। तो ये आपकी इसरो की है और 1958 DRDO की। 2 आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा इसी टॉपिक में है, CSIR की महिला निदेशक, CSIR की महिला निदेशक कौन है, तो ये आप याद कर लीजिए नल्ला थम्बी, नल्ला थम्बी। और अध्यक्ष पूछे ये है महानिदेशक, महिला महानिदेशक। और अध्यक्ष पूछे तो आपको करना है जो आपके वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके, तो आपके हैं कौन है, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। CSIR की महिला निदेशक पूछे तो आपको करना है नल्ला थम्बी, और अध्यक्ष पूछे तो आपको करना है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। DRDO के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो भी मैं आपको शामिल करने वाला हूँ। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसके अध्यक्ष कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे। केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो अभी हैं इसके केंद्रीय सतर्कता आयोग इसके हैं अभी सुरेश पटेल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सतर्कता आयोग इसे कहते हैं CVC, क्या कहते हैं, CVC। और इसके आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है सुरेश पटेल। लेकिन सुरेश पटेल से पहले भी तो पूछा जा सकता है, तो पहले थे संजय कोठारी, तो वो भी नोट कर लीजिए संजय कोठारी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सुरेश पटेल ने किसकी जगह ली, तो आपको करना है संजय कोठारी की जगह। उपराष्ट्रपति पूछा जा सकता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर को ये याद नहीं है और अभी अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नए बने हैं, तो आप याद कर लीजिए। उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। लेकिन इससे पहले कौन थे, तो आप सबको याद है वेंकैया नायडू थे, वेंकैया नायडू, जो जगदीश धनखड़ से पहले आपकी उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पूछे तो पहले थे आपके रामनाथ कोविंद और अब बन गई है द्रौपदी मुर्मू, तो ये भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि अभी अभी रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, यानी कि अभी अभी इनकी नियुक्तियां हुई है।
तो ये क्वेश्चन पूरे 2022 में आप जब तक लगभग मैं कह सकता हूँ मार्च 2023 तक ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद नई अपॉइंटमेंट हो जाती है, नई नियुक्ति हो जाती है, तो नई क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो रिसेंटली वर्क है वो आपको याद होना चाहिए। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 8वां है ना, ये अभी DRDO एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी हम लाइन वाइज करेंगे। इससे पहले छठा देख लीजिए क्या कह रहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष नहीं, CEO भी DRDO STAB में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो उपाध्यक्ष आप याद कर लीजिए सुमन बेरी है। इसकी स्थापना कब हुई नीति आयोग की, तो आपको याद है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको पता है अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी कौन है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, तो उपाध्यक्ष आपको याद कर लेना है। हो सकता है आपके टेक्नीशियन ए के एग्जाम में DRDO ये क्वेश्चन दे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। और CEO पूछे तो परमेश्वर अय्यर, जैसा कि STAB के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग की CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर आपको सही आंसर करना था। नेक्स्ट आपका है मुख्य न्यायाधीश। तो ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, और 50वें नंबर के 49 नंबर के चीफ जस्टिस क्वेश्चन पूछा गया था STAB के एग्जाम में। और मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन करवाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश अब मैं आपको सारी डिटेल इसमें देने वाला हूं। देखिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो है 47 नंबर से मैं आपको सारी याद करवा देता हूँ। 47 नंबर के थे आपके शरद अरविंद बोबड़े, शरद आप जो भी लिखना चाहिए वो लिख लीजिए, शरद अरविंद बोबड़े, जिनको मैं देखता आया हूँ, यानी कि जहाँ से मुझे याद है मैं आपको सारा बता रहा हूँ। 48 नंबर के आपके थे NV रमन्ना, है ना। और NV रमन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DRDO इस बार ये क्वेश्चन भी दे सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली 49 नंबर के बने हैं, 48 का भी पूछा जा सकता है। तो 49 भी आप याद कर लीजिए, ये तो पूछा ही गया था, खैर रिपीट हो सकता है। और इसके थे UU ललित, ललित। अब UU ललित में बताइए, हो सकता है ऑप्शन में आपको पूरा नाम मिल जाए, उदय उमेश ललित। तो इनका पूरा नाम भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। क्या नाम है आप इजीली कहेंगे, इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित, यानी कि UU ललित। 49 नंबर के हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। NV रमन्ना 48 नंबर के, और UU ललित आपके। एक और क्वेश्चन अभी इसी के साथ पूछा जाता है, वो भी आपको नोट करवा देता हूँ। 50वें नंबर के भी अभी पूछा जाने लगा है, तो 50वें नंबर के भी आप नोट कर लीजिए कौन है। तो आप कहेंगे DY है, वैसे तो मैं आपको Y करवा रहा हूँ, Y चंद्रचूड़, है ना, चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर के है। तो मैंने आपको 47 से लेके 50 नंबर तक की जो आपकी मुख्य न्यायाधीश है वो कंप्लीट करवा दिए हैं, आप इनको जरूर याद कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर नेक्स्ट आपकी नियुक्ति है। क्वेश्चन कह रहा है एयर इंडिया की CEO कौन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया के बारे में मैं जो आपको मुझे इंपॉर्टेंट बातें याद है वो आपको बता देता हूँ एयर इंडिया के बारे में, कि इसके CEO है वो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कैंपबेल। तो आप याद कर लीजिए एयर इंडिया के CEO एक बेल है ना, याद ऐसे ही किया जा सकता है। और क्या, एयर इंडिया। अभी बताइए एयर इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एयर इंडिया अभी किसके पास है, तो टाटा के पास है। और टाटा को सब जानते हैं ना, एयर इंडिया अभी टाटा के पास है। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल है। 1932 में इसकी स्थापना हुई। और साथ ही इसकी CEO याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में नई अपॉइंटमेंट है इसलिए याद पूछा जाता है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बताऊं, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली इनकी नियुक्ति हुई है। इनसे पहले जो थे दिल्ली के, वो आप सभी को आई थिंक पता होगा, विनय कुमार सक्सेना, नाम तो आपने सुना ही होगा। विनय कुमार सक्सेना इनसे पहले थे। और अभी है अनिल बैजल, तो अनिल बैजल भी याद कर लीजिए। और इनसे पहले जो थे विनय कुमार सक्सेना, वो भी आप याद करें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, मणिक शाह, इतना आप काफ़ी है। और ये आपके पूछा नहीं जाएगा, DRDO में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे, यदि आप ITI इलेक्ट्रीशियन से कर चुके हैं
यदि आपकी थ्योरी कमज़ोर है तो आप ये वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ आपको DRDO, UPPCL TG2, UP आर्मिनल TG2 और सभी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए थ्योरी की वीडियो क्लासेज, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यदि आपकी जनरल इंग्लिश भी कमज़ोर है तो वहाँ आपके लिए जनरल इंग्लिश का भी कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट करें, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है कि चुनाव आयुक्त कौन है। तो चुनाव आयुक्त ये भी पूछा गया था DRDO STAB के एग्जाम में और आई होप आपने देखा होगा। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। और मतदाता दिवस 25 जनवरी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, 25 जनवरी मतदाता दिवस है ना। चुनाव आयुक्त और पहले चुनाव आयुक्त यदि आपसे पूछे, राजीव कुमार तो अभी वर्तमान में है, पहले यदि फर्स्ट वाले जो चुनाव आयुक्त पूछे तो आप सभी को याद है सुकुमार सेन है ना, सुकुमार सेन फर्स्ट आपकी चुनाव आयुक्त थे। इतना काफ़ी है। CBSE की अध्यक्ष अभी अभी नई नियुक्ति हुई है, तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन छप जाए कि CBSE की अध्यक्ष कौन है। तो गब्बर इजबेक निधि छब्बर, याद करने का तरीका बता रहा हूँ और तो क्या है। देखिए CBSE की अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो आप ये ट्रिक याद रखें कि गब्बर इजबेक है ना, निधि छब्बर, निधि छब्बर, गब्बर इजबेक, इस प्रकार से आप इजीली याद कर सकते हैं। और तो निधि छब्बर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष कौन है। तो ये भी DRDO STAB के एग्जाम में क्वेश्चन छपा था। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे है ना। तो मनोज पांडे आप याद कर लीजिए, भारतीय थल सेना के 29वें प्रमुख है, यानी कि 29 नंबर के आपके सेनाध्यक्ष है मनोज पांडे। और तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ना, इनको नोट जरूर करते रहिए। यदि आपका नॉन टेक एकदम कमज़ोर है और अभी रिसेंटली टेक्नीशियन 1 के भी एग्जाम होने वाले हैं तो इस ई बुक को जरूर परचेज करें। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वरना आप डायरेक्ट लिंक से ले लीजिए, आपको जल्दी आप डाउनलोड कर पाएंगे। जब आप, हो सकता है टेलीग्राम पर हम आपको रिप्लाई न दे पाए, टाइम लगता है। तो 2 बुक है, 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और दोनों को मिलाकर बना दी है 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप जरूर परचेज करें, आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेगी। 750 क्वेश्चन है नॉन टेक की और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसरो चेयरमैन कौन है या इसरो की अध्यक्ष कौन है। तो अभी अभी मैंने आपको रिसेंटली DRDO के साथ ही बताया था कि इसरो 1969 यानी कि 69 में स्थापना हुई है। इसके चेयरमैन या अध्यक्ष पूछे तो सोमनाथ आपको याद रखना है। इससे पहले यानी कि सोमनाथ से पहले तो जो थे वो के सिवान थे, के सिवान, वो मुझे अभी रिसेंटली याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ, के सिवान है ना, ये आपके सोमनाथ से पहले थे। अभी सोमनाथ का जनवरी यानी कि 12 जनवरी 2022 को शायद इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। जनवरी 2022 की बात है, 12 जनवरी 2022। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो अलका मित्तल है। ONGC आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पो लिमिटेड इस प्रकार से फुल फॉर्म है, यानी कि ऑयल और गैस वाली है ना। तो आप इजीली याद कर सकते हैं, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष है अलका मित्तल। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपके मनोज पांडे जो थल सेना वाले अध्यक्ष 29 नंबर की इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है DRDO के टेक्नीशियन 1 के एग्जाम में ये वाला आए, तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए। तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक है वो वीरेंद्र पठानिया है, ये आपको नोट कर लेना है। वीरेंद्र पठानिया जो आपके तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं, है ना, महानिदेशक है। CAG का पूछा जाता है, CAG कंप ऑडिटर जनरल है ना, यही होती है ना फुल फॉर्म। तो इसके होते हैं, हिंदी में इसे बताए तो होता है नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। लिखना चाहे तो वो लिख लीजिए, नियंत्रक और आप अपनी तरफ से लगा लीजिए, मैं नहीं लगाने वाला, ऐसे एंड करके छोड़ दूंगा। नियंत्रक और महानिदेशक, महानिदेशक
नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है ना, महालेखा परीक्षक, आप अपनी तरफ से लगा लिया करो यार, बार बार ये लो, है ना, चलो अपनी तरफ से लगा लिया करो, ये हमें भी लिखने का इतना लेखा परीक्षक है ना। नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक कौन है? CAG क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश में आपको CAG लिखा हुआ मिल जाएगा, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू है अभी, और गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आप इन सभी एक बार क्वेश्चन पर जरूर विजिट करें, इनको एक बार जरूर पढ़ें। CDS है ना, CDS का क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा, टीवी न्यूज में बहुत चली है। तो CDS कौन थे, तो इसके बारे में आपको यदि पूछे कि वर्तमान में CDS कौन है, तो आपको करना है अनिल चौहान, है ना, सबको याद है ना, अनिल चौहान ये वर्तमान में है। और पहले CDS पूछे यानी कि फर्स्ट CDS, तो जनरल विपिन रावत, सबको याद है, जनरल विपिन रावत पहले CDS थे, चीफ डिफेंस स्टाफ, और अभी जो है वर्तमान में वो है अनिल चौहान। यदि ऐसा पूछे कि दूसरे CDS कौन है, तब भी अनिल चौहान, और पहले थे आपकी विपिन रावत। 20वां है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार में आपको याद रखना है, पहले थे आपके विजय राघवन, और अब विजय राघवन की जगह आपको अजय कुमार सूद बना दिया गया है। तो विजय राघवन और अजय कुमार सूद दोनों याद कर लीजिए, राघवन पहले थे, अब सूद है ना, अजय कुमार सूद है, तो आप इनको भी एक बार जरूर विजिट करें। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार में पहले आपके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे, जिन्हें हम कहते हैं के सुब्रमण्यम, है ना, सबने सुना है क्या, के सुब्रमण्यम, जो पहले थे, और अब उनकी जगह है अनंत नागेश्वर। तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं 2022 की, जो मैंने आपको एक साथ करवाने की कोशिश की है। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार जरूर विजिट करें, और इन क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं ITI आधारित, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।